अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देख रहे थे सीए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स का फास्ट ट्रैक रिवीजन, जिसमें हम लोग फटाफट अमेंडमेंट्स के बारे में अपनी चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग आरटीपी मेड 2017 के बारे में अपनी चर्चा करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कहाँ तक देखा था, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सर्कुलर शुरू किया था और सर्कुलर में हम लोगों ने 2 सर्कुलर कवर किए थे। कौन कौन से सर्कुलर? तो ये पहला वाला सर्कुलर जो कि आपको बोलता है कि बैडर्स रिटर्न ऑफ के रिस्पेक्ट में जो आप डिडक्शन क्लेम करते हो 36 सबसेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 7 में, इसमें आपको ये एस्टेब्लिश नहीं करना पड़ेगा। सर्कुलर ने बोला कि आपको एस्टेब्लिश नहीं करना पड़ेगा कि आपका डेट एक्चुअली में बैड हो गया, यानी कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ कर दिया, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 का कंडीशन पूरा कर दिया, तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आपको ये बात साबित करने की जरूरत नहीं है, एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है कि आपका डेट जो है वो एक्चुअली में इरिवोकेबल हो गया। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ कर दिया सब्जेक्ट टू कंडीशन ये दोनों सेक्शन का, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा सर्कुलर हम लोगों ने देखा था एडिशनल डेप्रिसिएशन के रिस्पेक्ट में। एडिशनल डेप्रिसिएशन के रिस्पेक्ट में जैसा कि आपको पता है कि अगर आप प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर करते हो आर्टिकल या थिंग को, यानी कि इस काम में इंगेज होते हो, तो उस परिस्थिति में नए प्लांट एंड मशीनरी को एक्वायर इंस्टॉल करने पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठा कि क्या प्रिंटिंग या फिर प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग के सर्विस में जो इंगेज्ड है, प्रिंटिंग या फिर प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन के बिजनेस में जो एसएससी इंगेज्ड है, ठीक है, क्या उसको भी एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा? तो 2 हाईकोर्ट का जजमेंट हम लोगों ने देखा था, एक केरला हाईकोर्ट का और दूसरा दिल्ली हाईकोर्ट का। ठीक है, केरला हाईकोर्ट का और उसके बाद दूसरा दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट हम लोगों ने देखा था, जिसके आधार पर जिसको देखा देखी सर्कुलर भी इशू किया गया और सर्कुलर ने बोला कि आपका प्रिंटिंग और प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन के बिजनेस में जो एसएससी इंगेज्ड है उसको भी माना जाएगा कि वो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर कर रही है आर्टिकल या थिंग का, और अकॉर्डिंगली उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दे दिया जाएगा। अब हम लोग अगले सर्कुलर के बारे में चर्चा करते हैं। हम लोगों ने ये 2 सर्कुलर पिछले वीडियो में ही कवर किया था। अगला सर्कुलर हमारा क्या बोलता है, यहाँ पर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको क्लैरिफिकेशन दिया गया है। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में क्लैरिफिकेशन दिया गया है। तो इस सर्कुलर का नाम, सर्कुलर 21/2016 का नाम है आपका दया करो प्रभु दया करो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 12AA वाला ट्रस्ट बोलता है कि दया करो, हम पे दया करो, हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना करो। ठीक है, ये सर्कुलर का ये थीम है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि जैसा कि 12AA इस सेक्शन में आपने देखा था, कोई भी रजिस्टर्ड ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन अगर इनकम को चैरिटेबल पर्पस के लिए अप्लाई करता है भारत में, तो उसको 11 एंड 12 का एग्जम्पशन जो है वो मिलता है। उसके बाद चैरिटेबल पर्पस 2 के सबसेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है, जिसमें 7 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, और आपका लास्ट वाला पॉइंट जो था 7वां नंबर पॉइंट, 7th पॉइंट जो है वो आपका है एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। जनरल पब्लिक यूटिलिटी का एनी अदर ऑब्जेक्टिव ही होता है, वो भी आपका क्या होता है, चैरिटेबल पर्पस कहलाएगा। सब्जेक्ट टू कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशन, ये कंडीशन कहां पर दिया गया है, प्रोविजो टू सेक्शन 2 के 15 में। तो मैंने क्या बोला, 12AA में जो रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन है उसको 11-12 का एग्जम्पशन मिलेगा अगर भारत में चैरिटेबल पर्पस के लिए अपने इनकम को अप्लाई करती है प्रीवियस ईयर में। अब यहां पर मैंने क्या बोला, चैरिटेबल पर्पस को सेक्शन 2 के सबसेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 के सबसेक्शन 15 में लिस्ट दिया गया है, जिसमें 7 पॉइंट दिए गए हैं और 7 पॉइंट में बताया गया है कि चैरिटेबल पर्पस किसको किसको बोला जाएगा। उसमें लास्ट नंबर पॉइंट जो है 7th पॉइंट, वो आपका बोलता है एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी को भी आप चैरिटेबल पर्पस बोलोगे, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ प्रोविजो टू सेक्शन 2 का सबसेक्शन 15। ठीक है, तो यहां पर प्रोविजो में क्या बताया गया है, प्रोविजो में बताया गया है कि अगर मान लो कि आप एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी करते हो, जो कि आपका स्पेसिफिकली प्रोवाइड नहीं किया गया है 1 से लेकर 6 में, ये 7वें नंबर पॉइंट में आएगा, आपका फॉल करेगा। तो उसके रिस्पेक्ट में प्रोविजो क्या बताया गया है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आप ट्रेड, कॉमर्स या बिजनेस नेचर की एक्टिविटी करते हो, टीसीबी नेचर की एक्टिविटी, ट्रेड, कॉमर्स या बिजनेस नेचर वाली एक्टिविटी करते हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप 2 कंडीशन को पूरा करोगे, तभी जाकर आपका पर्पस चैरिटेबल पर्पस कहलाएगा, आपका पर्पस चैरिटेबल पर्पस कहलाएगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, आपने प्रोविजो टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा कि जो एक्टिविटी आपकी चैरिटेबल एक्टिविटी है उसको एक्चुअल कैरी ऑन करने के दौरान, यानी कि एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी एक्चुअल कैरी के दौरान आपका ये बिजनेस एक्टिविटी या ट्रेड एक्टिविटी होना चाहिए। दूसरा कि प्रीवियस ईयर में जो आपके ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन का टोटल रिसीप्ट होगा, टोटल रिसीप्ट का मैक्सिमम 20% इस
ट्रेड, कॉमर्स या बिजनेस नेचर की एक्टिविटी से हो सकता है। अगर ये दोनों कंडीशन मतलब मैक्सिमम 20% प्रीवियस ईयर में जितना भी आपका टोटल रिसीट हुआ है, प्रीवियस ईयर में जो जितना भी आपका टोटल रिसीट हुआ है उसका मैक्सिमम 20% ये ट्रेड, कॉमर्स या बिजनेस नेचर की एक्टिविटी से हुआ हो, अगर ये दोनों कंडीशन पूरा कर देते हो तभी आपका पर्पस चैरिटेबल पर्पस कहलाएगा, तभी आपका पर्पस चैरिटेबल पर्पस कहलाएगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इसके संदर्भ में जहाँ तक आती है कि फाइनेंस एक्ट 2013 में कुछ बातें बताई गई, फाइनेंस एक्ट 2012 में सॉरी फाइनेंस एक्ट 2012 में बोला गया सेक्शन 13 के सबसेक्शन 8 में यहाँ पर बोला गया कि अगर मान लो कि 12AA का रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ना भी हुआ उसके बावजूद भी प्रोविजो टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 का कट ऑफ देखा जाएगा, प्रोविजो टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 का कट ऑफ देखा जाएगा। अगर कट ऑफ एक्सीड किया यानी कि 20% वाला कंडीशन को पूरा नहीं किया तो ऐसी परिस्थिति में उस पार्टिकुलर प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर में कट ऑफ एक्सीड किया उस पार्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 11-12 का एग्जम्पशन डिनाई कर देगा, असेसिंग ऑफिसर नहीं मिलेगा, 11-12 का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंगली जो आपका सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 था उसमें भी अमेंडमेंट करके ये बात लिख दी गई। अब इसी के संदर्भ में सीबीडीटी ने क्लैरिफिकेशन पहले दिया था, पहले जमाने में सीबीडीटी ने यहां पर क्लैरिफाई किया था कि जो आपका प्रोविजन टू सेक्शन 2 का सबसेक्शन 14 है उसका जो कट ऑफ लिमिट होता है वो एक्सीड करना ये नहीं दर्शाता है कि नेचर ऑफ एक्टिविटी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन की बदल गई, ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन की नेचर ऑफ एक्टिविटी बदल गई। नेचर ऑफ एक्टिविटी बदलती है तो उस परिस्थिति में या तो दोबारा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है या फिर आपको क्या बोलते हैं आपका कैंसिलेशन कर देता है, कर सकता है कमिश्नर अगर चाहे तो, ठीक है, कंडीशन कंप्लाई नहीं हुआ तो। आपका जो कमिश्नर होता है वो 2 क्लॉज में बताया गया है कि आपका कैंसिल कर सकता है आपके रजिस्ट्रेशन को, 12AA का सब क्लॉज नंबर 3 और 12AA का क्लॉज नंबर जो होता है वो 4, ठीक है, मतलब इन दोनों कंडीशन में ही आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, ना कि इसके कट ऑफ लिमिट की वजह से, इसके कट ऑफ लिमिट की वजह से। अब जहां तक बात करते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2016 में एक नई बात आई, ठीक है, एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया, एक नई आफत आ गई 12AA वाले ट्रस्ट के रिस्पेक्ट में, एक नई आफत आ गई। उस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर 12EB। अब ये चैप्टर 12EV में आपको मैंने याद करवाया था कि एक सेक्शन का नाम नंबर मैंने आपको याद करवाया था 115 TD, 115 TD। टीडी का मतलब मैंने बताया था तोड़ दो, 112AA वाले का कमर तोड़ दो, ठीक है, तो ये टीडी करके मैंने आपको याद करवाया था, ठीक है, अगर आपको ख्याल होगा तो। यहाँ पर आपका इसके संदर्भ में ये सर्कुलर नंबर 21/2016 है। ये सर्कुलर किसके रिस्पेक्ट में है? ये 115 TD में क्या बताया गया था, ठीक है, एक्रिएटेड इनकम पर अगर मान लो कि इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, वहां पर एक पॉइंट ये भी था कि 12AA का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, ठीक है, कैंसिल हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में कैंसिलेशन पर आपका यहाँ पर स्पेसिफाइड डेट में ये जो ट्रस्ट होंगे या इंस्टीट्यूशन होंगे उसका एक्रिएटेड इनकम कैलकुलेट किया जाएगा, एक्रिएटेड इनकम कैलकुलेट किया जाएगा जो कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्सेबल होगा, ऐसा 115 TD बोलता है। अब यहाँ तक बात करते हैं कि अगर गलती से कट ऑफ लिमिट एक्सीड हो गया, मतलब ये प्रोविजो टू सेक्शन 215 का, प्रोविजो टू सेक्शन 215 का 20% वाला कट ऑफ लिमिट किसी प्रीवियस ईयर में एक्सीड हो गया, अगर इस प्रीवियस ईयर से एक्सीड होने के कारण ये बोल दिया जाए कि नेचर ऑफ एक्टिविटी बदल गया ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन का और उसका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाए रजिस्ट्रेशन का, तो उस सिचुएशन में इनको बहुत बड़ी आफत का सामना करना पड़ेगा, 115 TD का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए 12AA वालों ने यहाँ पर 12AA वालों के रिस्पेक्ट में सर्कुलर इशू किया गया, दया करो प्रभु दया करो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दया करने के लिए बोला गया? यहाँ पर क्लैरिफिकेशन से फिर से बताया गया, सर्कुलर इशू करके यहाँ पर सेम बातें बोली गई, बोला गया कि अगर मान लो कि आप कैंसिल कर देते हो 12AA का रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो उस सिचुएशन में इसको चैप्टर 12EB में 115 बार कमर टूट जाएगा, कमर तोड़ दो इस पर एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि एक्रेडिटेड इनकम पर टैक्स लग जाएगा। इसीलिए यहां पर सर्कुलर के थ्रू बोर्ड ने एडवाइस किया कि प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को एडवाइस किया कि प्रोविजो टू सेक्शन 215 के ग्राउंड पर, प्रोविजो टू सेक्शन 215 के ग्राउंड पर, यानी कि आपका जो कट ऑफ एक्सीड कर रहा है किसी प्रीवियस ईयर में, इस ग्राउंड पर आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना करोगे, ठीक है। और उसके बाद बोला गया कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल अगर आपको करना है तो आप 12AA का 3 या फिर
सब सेक्शन 4 में रजिस्ट्रेशन कैंसिल करोगे, लेकिन आप सारे मैटर को क्रिटिकली एग्जामिन करोगे, अच्छे तरीके से एग्जामिन करने के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करोगे। नहीं तो अगर आपने अवे ही कैंसिल कर दिया तो इन पे बड़ी आफत आ जाएगी। तो ये पूरी कहानी रही जो कि मैंने आपको डिटेल में सुनाई है। अब एक बार जस्ट इसको आप रीड करो। मैं बार बार बोलता हूं कि जो बातें मैं बताता हूं उसको आपको एक बार पॉज करके तुरंत रीड करना है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगले सर्कुलर के रिस्पेक्ट में। यहां पर अगला सर्कुलर है क्लैरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206C(1)(d) और 1F के बारे में हमारी चर्चा। अब जहां तक बात करते हैं कि 1D में क्या बोला गया था, जैसा कि आपको पता है 206C जो आपका सेक्शन है वो आपको TCS के बारे में बताता है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के बारे में बताता है। यहाँ पर अलग अलग आइटम दिए गए हैं जिसमें आपका 1% से टैक्स कलेक्ट करना है, या फिर 2% से, या फिर 2.5% से, या फिर 5% से। इन प्रकार के जो है रेट बताए गए हैं टैक्स कलेक्ट करने का। टैक्स किससे कलेक्ट किया जाता है? बायर से कलेक्ट किया जाता है। कंसिडरेशन के साथ साथ सेलर जो होता है वो टैक्स कलेक्ट करता है। अब ये जो 206C है उसका एक्सप्लेनेशन बताता है कि सेलर कौन होगा। एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया गया है कि सेलर कौन होगा। ठीक है, अब सेलर कौन कौन होगा बस आपको सेलर वर्ड यूज करना है। ठीक है, सेलर कौन कौन होगा उतना डिटेल में नहीं जाना है, मतलब केवल यहां पर एक आपका अमेंडमेंट आया है उसमें ही सेलर के डिफिनेशन के बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो यहां पर एक आपका अमेंडमेंट आया हुआ है जिसके रिस्पेक्ट में आपको जानना है कि सेलर के बारे में, कि सेलर का डिफिनेशन थोड़ा सा, इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया कि एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन आपका जो 206C होता है उसमें डिफाइन किया गया है सेलर कौन होता है, आखिर होता कौन है सेलर। ठीक है, इसमें केवल इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में आपको सेलर के बारे में याद रखना है कि जिस इंडिविजुअल का प्रीवियस ईयर में ऑडिट करवाना जरूरी था वो भी 44AB में, वही केवल सेलर हो सकता है। अगर इसके अलावा कोई इंडिविजुअल अगर सेलर है तो उसको टैक्स कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, टैक्स कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि ये हम लोग वापस अपनी चर्चा पे आते हैं, 206C का 1D और 1F के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहां पर जो बहुत सारे आइटम दिए गए हैं इसमें 2 आइटम नया ऐड किया गया था टैक्स कलेक्शन के रिस्पेक्ट में। यहां पर बोला गया था अदर गुड्स और सर्विसेज, अदर गुड्स एंड सर्विसेज, अगर इसका कलेक्शन कैश में होता, अदर गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने का कलेक्शन कैश में होता है और कैश 2 लाख से एक्सीड करता है, तो ऐसी परिस्थिति में 1% से टैक्स कलेक्ट करेगा शेयर। ठीक, सेलर, सॉरी, 1% से टैक्स कलेक्ट करेगा सेलर आपका। उसके बाद 1F में क्या बताया गया? 1F बताया गया स्पेशली मोटर व्हीकल के बारे में। मोटर व्हीकल के बारे में बोला गया कि एनी मोड में, यहां पर कैश की आवश्यकता नहीं है, एनी मोड में अगर 10 लाख से एक्सीड करता है, ठीक है, 10 लाख से एक्सीड करता है कंसिडरेशन, तो 1% से टैक्स कलेक्ट करेगा सेलर। यहां पर अंतर क्या हुआ? यहां पर कैश में कलेक्ट करेगा 2 लाख से ज्यादा तब 1%, और यहां पर एनी मोड में कलेक्ट करेगा 10 लाख से ज्यादा तो 1%। अब यहां पर अगर बायर स्पेसिफाइड लोग हैं, जैसे कि आपका बायर स्पेसिफाइड लोग हैं, जैसे कि आपकी भारत सरकार है, या फिर आपका हाई कमीशन है, या फिर यूनाइटेड नेशन एक्ट 1947 में, यूनाइटेड नेशन एक्ट, जैसे भारत आपका 1947 में आज़ाद हुआ था, तो इससे आपको याद हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एक्ट में जो नोटिफाइड जो आपके लोग हैं, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग आपके बायर हैं, या फिर गवर्नमेंट आपके बायर है, या फिर आपका हाई कमीशन, ये सब बायर है। तो ऐसी परिस्थिति में इनसे टैक्स नहीं कलेक्ट किया जाएगा। इवन 2 लाख से एक्सीड करता है तो इनसे टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा, इवन 2 लाख से एक्सीड करता है तो। अब यहां पर बात आती है कि पहले आपका एक सर्कुलर आया हुआ था, सर्कुलर पहले एक आया था 22/2016। अब 22/2016 की कुछ बातें उसमें कुछ और बातें मतलब यहां पर जोड़नी थी। 22/2016 का सर्कुलर ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आपकी मेन अमेंडमेंट वाली जो आपकी वीडियो है उसमें आपने सुना होगा, उसमें जस्ट अगला अमेंडमेंट अगला सर्कुलर 23/2016 दिया गया। 23/2016 में कुछ पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में क्लैरिफिकेशन के तौर पर और बताई गई। तो यहां पर एक एक करके हम लोग देखते हैं कि एक एक करके, उम्मीद है आपके सामने में आपका आरटीपी का जो अमेंडमेंट पोर्शन है वो खुला हुआ होगा। तो पहला यहां पर सवाल था हमारा कि जो मैन्युफैक्चरर जो होता है, मैन्युफैक्चरर अगर डीलर को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को मोटर व्हीकल बेचता है, तो मैन्युफैक्चरर डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को मोटर व्हीकल बेचता है तो, और ये किसको बेचता है? ये रिटेल सेल करता है, एक्चुअल में ये जो अल्टीमेट बायर होता है उसको बेचता है, अल्टीमेट बायर को बेचता है। तो उस सिचुएशन में बोला गया कि यहां पर अगर 10 लाख से एक्सीड भी करता है फिर भी टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है, और यहां पर अगर 10 लाख से एक्सीड करता है कंसिडरेशन किसी भी मोड में, तब टीसीएस आपका कलेक्ट करना है। ठीक है, यानी कि यहां पर सर्कुलर में क्लैरिफाई किया गया कि आपका रिटेल सेल में ही आपका टैक्स कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद दूसरी बात आती है, दूसरा बात यहां पर क्या आता है कि आपका
जो कौन से कार पे आपका जो मोटर व्हीकल होगा, कौन से कार पे, मोटर व्हीकल अगर कार है तो कौन से कार पे, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। क्या केवल लग्जरी कार पे? तो यहां पर बोला गया नहीं, केवल लग्जरी कार पे नहीं, अदर कार पर भी अगर आपका 10 लाख से ज़्यादा पेमेंट किया जाता है किसी भी मोड में, तो उस सिचुएशन में टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद तीसरा सवाल यहां पर क्या उठा? तीसरा सवाल उठा यहां पर कि आपका 206 1D और 1F इसके रिस्पेक्ट में साफ साफ बोला गया कि अगर आपका जो बायर है वो एम्बेसी है, हाई कमीशन है, या फॉरेन स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है जो कि यूनाइटेड नेशन एक्ट 1947 के तहत आपका स्पेसिफाइड है, तो टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में बोला गया। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं, ये कौन सा आपका अदर गुड्स एंड सर्विसेज जो कैश में बेचा जाता है और 2 लाख से ज़्यादा कंसिडरेशन जो है उसमें कलेक्ट किया जाता है कैश में। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि मोटर व्हीकल के रिस्पेक्ट में जिसका एनी मोड में कंसिडरेशन कलेक्ट किया जाता है 10 लाख से ज़्यादा का, तब आपका ये इस दोनों केस में कॉमन बातें क्या है कि 1% के रेट से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 सवाल हम लोगों ने देखे, 3 सवाल हम लोगों ने देखे। चौथा सवाल यहाँ पर क्या उठता है? चौथा सवाल में यहाँ पर बोला गया कि जो 2061 1F वाला यानी कि मोटर व्हीकल वाला मामला है, ठीक है, वो आपके ईच सेल के रिस्पेक्ट में कलेक्ट किया जाएगा या फिर प्रीवियस ईयर में एग्रीगेट वैल्यू देखेंगे कि 10 लाख से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बोला गया कि ईच सेल के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा, ईच सेल के रिस्पेक्ट में 10 लाख प्लस का देखा जाएगा लिमिट, ना कि प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट वैल्यू आप देखोगे एक सिंगल बायर का। उसके बाद पांचवी बात जहां तक करते हैं, पांचवा सवाल क्या उठा? अब जहां तक बात करते हैं कि क्या टीसीएस 1% से तभी भी काटा जाएगा जब मोटर व्हीकल को आपका इंडिविजुअल बेचता है, मोटर व्हीकल को इंडिविजुअल सेल करता है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था एक्सप्लेनेशन के बारे में चर्चा। अगर मान लो कि इंडिविजुअल मोटर व्हीकल को सेल करता है तो उस सिचुएशन में क्या आपका ये सेक्शन के तहत 1F के तहत आपका टैक्स कलेक्ट किया जाएगा 1% के रेट से। तो 206C के एक्सप्लेनेशन में बोला गया था कि सेलर वही होगा, वही इंडिविजुअल सेलर हो सकता है जिसका प्रीवियस ईयर में 44AB के तहत ऑडिट करवाना जरूरी था। यानी कि इंडिविजुअल को अगर ऑडिट करवाना जरूरी नहीं था प्रीवियस ईयर में 44AB के तहत, तो वो सेलर नहीं कहलाएगा। अकॉर्डिंगली आपका जो है टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी उसका नहीं होता है। लेकिन वो ऑडिट के दायरे में था, तो ऐसी परिस्थिति में उसको वो सेलर कहलाएगा और अकॉर्डिंगली उसको टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा अगर 10 लाख से ज्यादा कंसिडरेशन एक्सीड करता है मोटर व्हीकल का। तो अब छठा सवाल यहां पर क्या उठता है? छठा सवाल यहां पर उठता है कि मोटर व्हीकल के केस में अगर मोटर व्हीकल के केस में दो बातें आती है कि मतलब टीसीएस जो होता है किस बात पे डिपेंड करता है, मतलब आपका मतलब कैश पे या फिर मोड ऑफ पेमेंट पे, एनी मोड ऑफ पेमेंट पे। तो बस इसके रिस्पेक्ट में बोला गया कि 10 लाख से एक्सीड करेगा मोटर व्हीकल तो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा किसी भी मोड ऑफ पेमेंट में। मतलब क्योंकि ये आपका कैश पर डिपेंड नहीं करता, एनी मोड ऑफ पेमेंट। मतलब हो सकता है कि 10 लाख से ज़्यादा पेमेंट किया जिसमें 7 लाख कैश में दिया गया और 3 लाख जो होता है, मतलब 4 लाख जो होता है मान लो कि आपका चेक से दिया गया, उसके बावजूद भी 10 लाख एक्सीड कर रहा है तो यहाँ पर टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये आपका छठा नंबर क्वेश्चन था। अब सातवें की जहाँ तक बात करते हैं, सातवां वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। पहले भी सर्कुलर में 22/2016 में भी डिस्कस किया गया था, फिर से ये बात बोली गई। ठीक है, अगर मान लो कि 2 लाख से एक्सीड करता है, ठीक है, कैश में सेल अगर कैश में 2 लाख से एक्सीड करता है तो जैसा आपको पता है कि 206C का 1D लग जाएगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन तो ये है कैश में आपका 2 लाख से एक्सीड करता है तो 206C का 1D लग जाएगा। उसके बाद दूसरा कंडीशन ये है कि 10 लाख से एक्सीड करता है एनी मोड में, एनी मोड चाहे वो कैश हो या अदर मोड हो, तो उस सिचुएशन में मोटर व्हीकल के रिस्पेक्ट में ये अदर गुड्स एंड सर्विसेज में हम लोगों ने देखा ये, और ये मोटर व्हीकल के रिस्पेक्ट में बोला गया कि 206C का 1F लग जाएगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो कि कोई मोटर व्हीकल खरीदा गया जिसमें 2 लाख से कैश एक्सीड कर रहा है और सब मोड मिलाकर 10 लाख से एक्सीड कर रहा है, तो क्या दोनों सेक्शन में टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा? ये बात यहाँ पर सवाल उठा। तो क्लैरिफिकेशन में क्या बोला गया कि अगर ये 10 लाख से एक्सीड कर जाता है कंसिडरेशन और ये वाले कैटेगरी में फॉल कर गया, अगर ये वाले कैटेगरी में फॉल कर गया टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो दोबारा से इसमें कलेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें कलेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन मान लो कि अगर किसी कारणवश 10 लाख से एक्सीड नहीं करने की वजह से इसमें फॉल नहीं कर पाया, इसमें टैक्स कलेक्ट नहीं किया, लेकिन 2 लाख कैश एक्सीड कर गया, कैश का अमाउंट 2 लाख एक्सीड कर गया, तो ऐसी परिस्थिति में 206C का 1D में आ जाएगा और यहां पर टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। मतलब दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये लगा
अगर ये लग गया तो ये नहीं लगेगा, और ये लग गया तो मतलब ये नहीं लगा तो फिर ये लग जाएगा। अगर, लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है कि 2 लाख से एक्सीड होना चाहिए कैश, 2 लाख से एक्सीड होना चाहिए कैश। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि अब हम लोग जहां तक बात करते हैं कि एक सवाल और उठता है यहाँ पर, 8वां और 9वां सवाल को आप एक साथ पढ़ो तो उसमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि मान लो कि कैश कंसिडरेशन है आपका, कैश कंसिडरेशन मान लो कि 8 लाख का देना है अदर गुड्स एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, जिसमें 3 लाख का जो होता है 3 लाख का कैश में दिया गया, 2 लाख का कैश में दिया गया, ठीक है, मतलब 2 लाख नहीं 2.5 लाख, 2 लाख प्लस होना चाहिए, ठीक है, 2.5 लाख का कैश में दिया गया और बाकी जो होता है बैलेंसिंग फिगर आपका चेक से दिया गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आप मतलब कौन सा लिमिट आप देखोगे? यहां पर आप सिर्फ को कैश का लिमिट आपको देखना है। कैश अगर 2 लाख से एक्सीड करता है तो इस 2.5 लाख पे ही केवल टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, ना कि ओवरऑल 8 लाख पे, ठीक है, कैश के पोर्शन पर ही केवल टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो सब्जेक्ट टू कंडीशन, मतलब यहां पर क्या बोला गया है, दोनों सर्कुलर को ध्यान से पढ़े कि अगर मान लो कि केवल पार्ट पेमेंट कैश में किया जाता है कंसिडरेशन का, तो जो पोर्शन 2 लाख से एक्सीड करता है उसी पर आपको टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, बाकी पर टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि ओवरऑल को ना देखकर आप कैश वाले पोर्शन को ही केवल देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगले सर्कुलर के रिस्पेक्ट में अपनी चर्चा करते हैं। यहां पर क्या बोला गया अगले सर्कुलर में, यहां पर आपको एक टर्म दिख रहा है IBU। आई का मतलब क्या हो गया? आई का मतलब हो गया IFSC, और BU का मतलब जैसा कि आप देख सकते हो बैंकिंग यूनिट, BU का मतलब हो गया बैंकिंग यूनिट, ठीक है। तो IFSC का मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि यहां पर क्या बोला गया कि आपका एक डेट याद रखना है आपको, 1 अप्रैल 2015, ठीक है, 1 अप्रैल 2015 ऑन और आफ्टर, मतलब 1 अप्रैल 2015 को या उसके बाद कि जो भी डिपॉजिट या बोरिंग करता है नॉन रेसिडेंट पर्सन या फिर ऑर्डिनरी मतलब नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो नॉन रेसिडेंट पर्सन या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो यहां पर ये दोनों पर्सन के रिस्पेक्ट में बताया गया कि अगर मान लो ये जो विदेशी है नॉन रेसिडेंट पर्सन है या फिर पर्सन जो कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, तो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट जिसको आप बोलते हो, ठीक है, उसको इंटरेस्ट पेमेंट करता है कौन? ये IFSC बैंकिंग यूनिट, ये IFSC बैंकिंग यूनिट इसको इंटरेस्ट पेमेंट करता है। कब पेमेंट करता है? 1/4/2015 को या उसके बाद पेमेंट करता है। तो उस सिचुएशन में TDS नहीं काटा जाएगा, 197A के 1D के तहत TDS नहीं काटा जाएगा, क्योंकि जो इनका इनकम होगा ये इंटरेस्ट वाला, ठीक है, जो इसके थ्रू इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 में एग्जम्प्टेड होता है रिसीवर के हैंड में, इसीलिए यहाँ पर TDS नहीं काटा जाएगा। तो यहाँ पर ये डेट आपको केवल याद रखना है कि 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद डिपॉजिट या बोरिंग के रिस्पेक्ट में नॉन रेसिडेंट पर्सन को, ठीक है, या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट को, ठीक है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट को इंटरेस्ट मिलता है। किससे इंटरेस्ट मिलता है? तो ये IFSC बैंकिंग यूनिट से इंटरेस्ट मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका TDS नहीं काटा जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्लैरिफिकेशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्लैरिफिकेशन है। मान लो कि अप्रैल फुल के दिन 1 अप्रैल को ये आपका प्रीवियस ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर आपका 1/4 से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म हो जाता है, फिर आपका असेसमेंट ईयर शुरू होता है, असेसमेंट ईयर 1/4 को शुरू होता है। अब मान लो यहाँ पर सवाल ये उठा कि क्या किसी का अगर 1/4 को मतलब असेसमेंट ईयर के 1 अप्रैल को किसी का बर्थडे होगा, ठीक है, 1 अप्रैल को बर्थडे होगा, तो उस सिचुएशन में क्या वो सीनियर सिटीजन कहलाएगा या फिर वेरी सुपर सीनियर सिटीजन कहलाएगा अगर 60 साल या 80 साल का हो जाता है 1 अप्रैल को? तो ऐसी परिस्थिति में तो जैसा कि आपको पता है कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो आप देखते हो, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो आप देखते हो स्लैब के टैक्स रेट में, उसमें जो 3 लाख तक का लिमिट है वो आपका सीनियर सिटीजन के लिए है, ठीक है, सीनियर सिटीजन के लिए है, जो कि किसी भी वक्त प्रीवियस ईयर में, प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है? एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब ये प्रीवियस ईयर में यानी कि 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर से लेकर 31 मार्च के बीच में कभी भी अगर ये इनका हैप्पी बर्थडे आ जाता है तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर क्या होगा? वो सीनियर सिटीजन कहलाएंगे अगर 60 साल या उससे ज्यादा हो गए तो, ठीक है। और उसके बाद 80 साल के अगर हो गए, 80 साल या उससे ज्यादा हो गए तो उस परिस्थिति में वो वेरी सीनियर सिटीजन कहलाएंगे। अकॉर्डिंगली 5 लाख के स्लैब में वो उनका फॉल होगा, 80 साल वाले का इसको 3 लाख के स्लैब में फॉल होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर 1 अप्रैल को महज एक दिन के लिए आप उसको सीनियर सिटीजन नहीं मानोगे, अगर 1 अप्रैल को उनका बर्थडे आ गया तो जस्ट एक दिन, मतलब 31 मार्च के 12 बजे के बाद डेट बदल गया और 12 बजे
रात में जब वो सो रहे थे तो वो 60 साल के हो गए या फिर 80 साल के हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में तो यहाँ पर इसी के रिस्पेक्ट में सर्कुलर आया, बोला गया कि अंकल लोग, ये अंकल हो गए, ये दादाजी हो गए, अंकल और दादाजी आपके लिए खुशखबरी ये है कि अगर आपका 1 अप्रैल को भी बर्थडे है तो उस सिचुएशन में सर्कुलर बोलता है कि प्रीवियस ईयर के लिए उसको सीनियर सिटीजन अगर 60 साल के हो गए तो, या फिर वेरी सीनियर सिटीजन मान लिया जाए अगर 80 साल के हो गए तो। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 194I के रिस्पेक्ट में लमसम लीज प्रीमियम पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म लीज। ठीक है, लंबे समय के लिए आपने लीज पे लिया है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लो कि आपने देखा होगा कि 99 ईयर का जो है लीज होता है। अब 99 साल का लीज जो होता है उसमें जो लीज प्रीमियम होता है वो अप फ्रंट पेमेंट कर दिया जाता है, मतलब स्टार्टिंग में ही पूरा का पूरा पे कर दिया जाता है, ना कि आपका डिफर्ड पेमेंट किया जाता है। 99 सालों में थोड़ा थोड़ा पेमेंट ना करके स्टार्टिंग वाले ईयर में ही आपका पूरा का पूरा पे कर दिया जाता है। तो ये जो अप फ्रंट लीज पेमेंट हुआ है, ये जो लीज प्रीमियम का पेमेंट कर दिया गया, अप फ्रंट पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया गया। ठीक है, तो उस सिचुएशन में मतलब जैसा कि आपको पता है कि ये सेक्शन में 194I में रेंट पर टीडीएस करता है, रेंट पर टीडीएस करता है, और रेंट में किराया में लीज प्रीमियम भी इंक्लूड होता है। किराया में जो लीज पर आपने लिया है लीज प्रीमियम भी इंक्लूड होता है टीडीएस काटने के लिए। तो यहाँ पर सर्कुलर ने इसी बात को क्लियर किया, सर्कुलर ने इसी बात को बोला कि अगर मान लो कि अप फ्रंट प्रीमियम पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया गया है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लीज के रिस्पेक्ट में एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म लीज, उस परिस्थिति में तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा रेंट बोलकर, 194I के तहत टीडीएस नहीं कटेगा रेंट बोलकर, यह बात बोली गई सर्कुलर के थ्रू। अब हम लोग अगले सर्कुलर के बारे में अपनी चर्चा करते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि कंपनसेशन रिसीव बाय लैंड ओनर्स। लैंड ओनर को कंपनसेशन मिला, एक अजीबोगरीब एक्ट का नाम है, इतना लंबा नाम है जो आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, आरएफसीटी लर, RFCT LARR एक्ट। ठीक है, RFCT लड़ एक्ट आपको इस तरह से करके याद रखना है। इसका मतलब क्या हो गया, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। तो RFSCT लड़, ठीक है, तो इस तरह से जो है रफ्तार में लड़, इस तरह से कुछ भी इसका नाम आपको ध्यान देना है। स्पेसिफाइड एक्ट लिख देना, अगर आपको याद नहीं आएगा तो स्पेसिफाइड एक्ट लिख देना। ठीक है, लैंड ओनर के संदर्भ में कंपनसेशन दिलवाता है। ठीक है, कंपनसेशन रिसीव्ड बाय लैंड ओनर्स फॉर लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन, इस एक्ट के तहत आप क्लेम करते हो कि भाई हमारा लैंड एक्वायर कर लिया गया है, हमें उचित कंपनसेशन दिलवाया जाए। ठीक है, अब इस एक्ट के तहत अगर मान लो कि लैंड एक्विजिशन पर इस स्पेसिफाइड एक्ट के तहत जो कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है, अब ये वाला एक्ट क्या बोलता है कि जो कंपनसेशन इस हमारे एक्ट के हिसाब से मिलेगा उस पर टैक्स की लेवी नहीं होगी, टैक्स की लेवी नहीं होगी। ये वाला एक्ट बोलता है, इनकम टैक्स एक्ट नहीं बोलता, ये वाला एक्ट बोलता है कि जो ये कंपनसेशन मिलेगा, ये वाला जो कंपनसेशन मिलेगा इस एक्ट के तहत, यानी कि हमारे एक्ट के तहत, उस पर टैक्स की लेवी नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये एक्ट बोल दिया तो क्या इनकम टैक्स में भी उसको आप माफ कर दोगे, टैक्स लेने से टैक्स को एग्जम्प्ट कर दोगे? तो यहां पर बोर्ड ने क्लैरिफाई किया कि भले ही इनकम टैक्स एक्ट में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं बताया गया है कि ये वाले एक्ट के तहत जो कंपनसेशन मिलता है वो एग्जम्प्ट होगा, उसके बावजूद भी यहां पर कंपनसेशन पर टैक्स नहीं चार्ज किया जाए। अब हम लोग बात करते हैं कुछ अमेंडमेंट्स के रिस्पेक्ट में, अमेंडमेंट्स के बारे में अपनी चर्चा करते हैं जो कि आपके आरटीपी में दिया गया है। आरटीपी में केवल 2 प्रकार के अमेंडमेंट दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला अमेंडमेंट जो आपका आता है वो अमेंडमेंट है आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन 19AA के रिस्पेक्ट में। ये क्या बोलता है, ये डीमर्जर को डिफाइन करता है। ये सेक्शन हो सके तो याद रखना क्योंकि आपके आरटीपी का अमेंडमेंट है। ठीक है, May 17 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये सेक्शन हो सके तो सब सेक्शन नंबर भी याद रख लेना। ठीक है, 219AA। ठीक है, अगर मान लो कि पब्लिक कंपनी, कोई अगर पब्लिक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ठीक है, अब उसका शेयर को ट्रांसफर करवाती है सरकार, ट्रांसफर करवाती है, उसके शेयर का ट्रांसफर कौन करवाती है, सरकार ट्रांसफर करवाती है। ठीक है, तो अब जहां तक बात करते हैं कि अगर पब्लिक कंपनी के ट्रांसफर ऑफ शेयर का कंडीशन ही है स्प्लिटिंग अप करना या रिकंस्ट्रक्शन करके सेपरेट कंपनी बनाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा बोलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो ऐसा स्कीम के तहत बोलती है। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन 5 आता है, इस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन 5 आता है, उसमें बोला गया कि ऐसा, उसमें अमेंडमेंट करके बोला गया एक्सप्लेनेशन 5 में कि ऐसा स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन डीमर्जर कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला यहां पर कि अगर पब्लिक कंपनी के ट्रांसफर ऑफ शेयर का कंडीशन ही यही है कि उसका स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन होकर सेपरेट कंपनी बननी चाहिए, ट्रांसफर ऑफ शेयर का ही कंडीशन ये है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कंडीशन इंपोज करती है अपने स्कीम के तहत, मतलब ये ट्रांसफर ऑफ शेयर कौन
करवाती है? पब्लिक सेक्टर कंपनी का भारत सरकार करवाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। तो उसके संदर्भ में एक्सप्लेनेशन नंबर 5 बोलता है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 19AA का कि ऐसा स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन डीमर्जर कहलाएगा। अब डीमर्जर कहलाएगा तो क्या फायदा होगा? 47 अट्रैक्ट नहीं होगा अगर जो आपका डीमर्ज्ड कंपनी से रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर किया जा रहा है तो, यानी कि पब्लिक कंपनी से लेकर वो नई वाली कंपनी को ट्रांसफर किया जा रहा है तो। उसके बाद पब्लिक कंपनी का यानी कि डीमर्ज्ड कंपनी का जो भी आपका एक्यूमुलेटेड लॉसेज होगा या आपका अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होगा वो कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकता है रिजल्टिंग कंपनी। तीसरा फायदा क्या होगा? जो इनका 80IA से लेकर 80IE तक का जो अनएक्सपायर्ड पीरियड का जो डिडक्शन जिसके लिए एलिजिबल अगर मान लो था ये पब्लिक सेक्टर कंपनी, वो अगर अनएक्सपायर्ड पीरियड बचा हुआ है उसका तो वो बाकी जो है ले सकता है। चौथी बात क्या कि 35DD में जो कंपनी ये आपकी डीमर्ज्ड कंपनी या रिजल्टिंग कंपनी जो कंपनी जो होता है डीमर्जर का एक्सपेंडिचर करता है, ठीक है, अगर वो इंडियन कंपनी है तो सब्जेक्ट टू कंडीशन की वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। तो 5 सक्सेसिव प्रीवियस ईयर में इक्वली जो है इनको डिडक्शन मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर जिस प्रीवियस ईयर में डीमर्जर एक्चुअली में हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले अमेंडमेंट्स के रिस्पेक्ट में। यहां पर एडिशनल एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में आपका अमेंडमेंट है 80JJAA। ये अमेंडमेंट वाली वीडियो में आपने अच्छे तरीके से सुना होगा 80JJAA में, या फिर फास्टैग रिवीजन में भी मैंने बताया है। तो अब 80JJAA क्या बोलता है? ठीक है, जहां पर पहले था जग में आया न्यू वर्कर, मतलब न्यू वर्कर वर्ड यूज किया गया था, उसकी जगह पर अब एम्प्लॉय यूज किया गया है। ठीक है, न्यू एम्प्लॉय को आप अपॉइंट करते हो तो 80JJAA क्या बोलता है? ये बोलता है कि कोई भी एसएससी जो कि बिजनेस करता है, ठीक है, ध्यान रहे, कोई भी एसएससी, एनी एसएससी जो कि बिजनेस करता है, प्रोफेशन यहां पर नहीं आएगा, जो बिजनेस करता है, ठीक है, और उसको 44AB में ऑडिट करवाना जरूरी था प्रीवियस ईयर में, ठीक है, ऑडिट करवाना जरूरी था। तो उस सिचुएशन में मतलब उसका ऑडिट करवाना जरूरी था, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि 1 करोड़ से एक्सीड करेगा उसका टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट जो होता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में 3 सालों तक, मतलब आपका 3 असेसमेंट ईयर तक एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30% डिडक्शन मिलेगा। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब 3 साल तक स्प्रेड किया जाएगा, उसका जो रिडक्शन होता है 3 सालों में स्प्रेड किया जाएगा। 30% जो होता है एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का रिडक्शन मिलेगा। अब जहां तक बात करते हैं कि एडिशनल, हम लोगों ने इस संदर्भ में, इस सेक्शन के संदर्भ में 2 बातें पर विशेष चर्चा करी है। ठीक है, विशेष चर्चा की थी FTR की वीडियो में, मैं दोबारा से उतना लंबा नहीं बताने वाला। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि 2 बातें हम लोगों ने विशेष तौर पे फोकस किया था। एक, एडिशनल एम्प्लॉय किसको कहा जाता है, ठीक है, एडिशनल एम्प्लॉय किसको कहा जाता है, उसके बाद एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट किसको कहा जाता है। अब यहां पर एडिशनल एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में यहां पर बताया गया कि एडिशनल एम्प्लॉय कुछ केस में नहीं माना जाएगा। ठीक है, कुछ केस में नहीं माना जाएगा, मतलब एडिशनल एम्प्लॉय में आप उसको काउंट नहीं करोगे। यहां पर पीरियड ऑफ आपका ड्यूटी के आधार पर बताया गया, मतलब पीरियड एडिशनल एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा अगर मान लो कि अपैरल के केस में, ठीक है, अपैरल बिजनेस के केस में अगर मान लो कि प्रीवियस ईयर में लेस देन 150 डेज के लिए एम्प्लॉयड था तो, प्रीवियस ईयर में पिछले साल में लेस देन 150 डेज के लिए एम्प्लॉयड था तो, और अदर केस में जैसा कि आपको पता है लेस देन 240 डेज के लिए एम्प्लॉयड था तो। ये बात हम लोगों ने 80JJAA पढ़ते वक्त में भी देखा था, लेकिन क्योंकि आरटीपी में आपका दोबारा से दिया गया है इसकी वजह से मैंने आपको दोबारा से बता दिया। उम्मीद है कि ये वाले सेक्शन को आप अच्छे तरीके से करके जाओगे FTR की वीडियो से या फिर अमेंडमेंट की वीडियो से। इसी तरह आपका RTP का अमेंडमेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब केवल यहाँ पर RTP का केस लॉज बाकी रह गया।